तो अब हम लोग लगाने जा रहे हैं सैंपल पेपर कौन सा है ये, सैंपल पेपर 8। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि सर, इफ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज कॉन्सोनेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो देखिए कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन। देखो अब अल्फाबेट में आप जानते हैं, अल्फाबेट में ठीक है आपके कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स दो चीजें मिलकर अल्फाबेट बनाते हैं। अब वॉवेल कितने हैं, ए ई आई ओ यू, वॉवेल है 5, तो कॉन्सोनेंट कितने बचे 26 माइनस 21, और सॉरी 26 माइनस 5 बराबर 21। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कॉन्सोनेंट आए। प्रोबेबिलिटी कॉन्सोनेंट आने की क्या है, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल। अब फेवरेबल कितनी है 21, भाई कॉन्स्टेंट 21 ही है, और पॉसिबल कितने थे 26। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन क्या हो गया, एक दिया है 5/26, बी ऑप्शन दिया है 21/26, सी दिया है आपका 10/26, और डी दिया है आपका 4/26। तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी वाला। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, ठीक है, चलिए समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन, इजी था। नाउ अनदर एमसीक्यू देखते हैं। अब देखो यहां पे बोला हुआ है कि देखो अब यहां पे द जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ऑफ मीडियन क्लास। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे कुछ एक बात बोला कि पॉकेट एक्सपेंस दिया हुआ है बच्चों का, पॉकेट एक्सपेंस दिया हुआ है, और आपको बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो बोला हुआ है कि पॉकेट एक्सपेंस। अब देखो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप बस एवरेज लीजिए। जैसे 0 से 5 का एवरेज क्या है, 0 से 5 का एवरेज है 2.5। ठीक है, उसके बाद आपका 5 से 10 का एवरेज क्या है 7.5। उसके बाद 10 से 15 का एवरेज है 12.5। उसके बाद 15 से 20 का एवरेज कितना है, 15 से 20 का एवरेज है 17.5। 20 से 25 का एवरेज 22.5, और 25 से 30 का एवरेज 27.5। ठीक है, तो अब बोला देखो ढाई ढाई नंबर लगभग पाने वाले 10 बच्चे, 7.5 पाने वाले 20 बच्चे, 12.5 पाने वाले 28 बच्चे, ये हुए 42 बच्चे, ये हुए 50 बच्चे, ये हुए 30 बच्चे। अब देखो दिमाग आपको क्या लगाना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, दिमाग ये लगाना होता है। देखो मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन मतलब क्या होता था, देखो मीडियन मतलब होता है बीच वाला स्टूडेंट, मतलब बीच में जो भी स्टूडेंट है उसकी बात करनी है, बीच वाला स्टूडेंट। अब आप खुद ही सोचिए कितने बच्चे हैं, अगर मैं टोटल जोड़ू 50 30 80 80 40, 80 40 हुए 80 40, 120 122 122 8, 130 150, 170 180, कितने बच्चे हैं 180 बच्चे हैं। तो देखो अगर 180 बच्चे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, तो एक बच्चा होगा 90 वाला बच्चा, फिर होगा 91 बच्चा, 92 बच्चा, टोटल 80 वाला, 180। तो ये बच्चा जो होगा, ये जितना नंबर पाया होगा मीडियन होगा। अब सोचो ये बच्चा कहाँ होगा, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे। अब यहाँ 30 और 20 कितना हुआ 58 बच्चे, और 58 और 42 क्या हुआ 90 बच्चे। अब देखो यानी जो 90वां बच्चा है, 90 यानी 90 स्टूडेंट यहां तक हो गए, 90 स्टूडेंट हो गए। अब जो 91 बच्चा होगा वो, अब देखो अगर 180 बच्चों को आप लाइन से खड़ा करेंगे, तो 90 और 90, अब देखो 180 अगर कोई कभी भी इवन नंबर होता है, जैसे मान लो 1 से 18 आप ले रहे हैं, एक मान लो आप 3 ले रहे हैं, तो इवन का ऑड हमेशा बिटवीन में होता है। तो 42 और 50, अब वो बच्चा यहां कहीं है, तो वो बच्चा किस, इन दोनों के बीच में नंबर पाया है, पाया कि नहीं, इन दोनों के बीच में, क्योंकि वो बच्चा इन दोनों का एवरेज लेते हैं। तो देखो जो 42वां बच्चा होगा, अब देखो मतलब जो 90वां वाला बच्चा होगा,
वो पाया है 17.5 और जो 91 स्टूडेंट है वो पाया है 22.5 पाया है। ओके, तो पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास क्या हो गया, मीडियन क्लास इन दोनों के बीच में कहीं होगा 20, तो 20 के जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 50। 20 के जस्ट नेक्स्ट नंबर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ भाई 42, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मतलब 50। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को इसका आंसर क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है सर कि द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:5। ओके, देखो क्या है कि एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर ये है, दो सिलेंडर दिया हुआ है। कह रहा है दोनों का रेडियस, अगर इसका रेडियस r1 है इसका रेडियस r2 है, ठीक है सर। तो r1 अपॉन r2 दिया हुआ है, r1 अपॉन r2 दिया है 3/5। ओके सर, उसके बाद बोला अगर उनके हाइट का रेशियो दिया है 2/3। अब हाइट मान लो h1 अपॉन h2 जो है वो 2/3 है। ओके सर, अब बोला कि कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो बताइए, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पहले का अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया दूसरे का, दोनों का रेशियो बताइए, यानी ये पहला ये दूसरा। अब आप जान रहे हैं कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 2πr(h) और इसका कर्व्ड सरफेस के एरिया भी 2πr(h) होगा कि नहीं। तो पहले का अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूं तो 2πr1h1 अपॉन 2πr2h2। अब देखिए 2π कट गया, अब r1 अपॉन r2 इंटू h1 अपॉन h2। अब r1 अपॉन r2 कितना दिया हुआ है 3/5 और h1 अपॉन h2 कितना दिया हुआ है 2/3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 तो आ जाएगा 2/5, कितना आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन, अब ऑप्शन ए बी सी डी, ए ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा 2/5, बी ऑप्शन दिया है 5/2, सी ऑप्शन दिया है आपका 3/4 और डी ऑप्शन दिया है 4/3। तो आंसर क्या आएगा हमारा 2/5 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से लगाना होगा, कभी मान लो ऐसा आ जाए तो आप खुद ही सोचिए, आपके दिमाग में ये होगा दिमाग में कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा इससे कम आएगा, आएगा कि नहीं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा इससे कम आएगा। तो जो भी ऑप्शन होगा उसकी पहली वाली वैल्यू हमेशा दूसरी वाली वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो ये कम है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं है, ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है। तो अगर कभी तुक्का मारना हो तो मैं तुक्का ए और सी में से ही एक मारता। क्लियर है कि नहीं, लेकिन अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरा आंसर 2/5 आ गया। क्लियर, ओके, यस सर। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो ऐसे क्वेश्चन हमने लगाए हैं, कह रहे दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, मान लो एक सर्किल ये है और एक सर्किल आपका कॉन्सेंट्रिक, मतलब दो सर्किल जिनका एक ही सेंटर हो, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल ये है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं उनका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, एक का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बड़े वाले का ही होगा, और एक का रेडियस दिया हुआ है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, और बोला द लेंथ ऑफ कॉर्ड टचेस द स्मॉलर सर्किल, यानी अब देखो इसकी जो कॉर्ड है, इसकी जो कॉर्ड है वो छोटे सर्किल को टच कर रही है। तो अब देखो अब ये क्वेश्चन अब पूछ बस क्या रहा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टचेस द स्मॉलर सर्कल इज, तो इसकी लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहा है, यानी ए और बी है, यानी क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि लेंथ ए बी बताइए कितनी होगी। ओके, तो देखो अब ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत आसान हो गया। क्यों सर आसान हो गया, क्योंकि आपको पता है ये जो दूरी है ये हमको पता है छोटा वाला सर्किल है, तो ये 4 सेंटीमीटर है कि नहीं, और ये जो दूरी है ये दूरी ये हमको पता है सर 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ में निकालूंगा पाइथागोरस से। तो मैं जानता हूं 6 स्क्वायर जो होगा वो 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हुआ तुम्हारा 6 + 4 और ब्रैकेट में 6 - 4,
तो 6 + 4 कितना हो गया 10, और 6 - 4 कितना हो गया 2, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 20, यानी एक्स की वैल्यू हो गई √20। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 5, तो मैं लिख सकता हूं 2√5। तो अब देखो ये वैल्यू मुझे समझ आ गई 2√5, तो आपको पता है ये 2√5 है, तो यहां से ये भी 2√5 होगा कि नहीं। तो लेंथ कितनी हो गई 2√5 × 2 बराबर आ गया 4√5। आंसर क्लियर, इजी, क्लियर। आंसर क्या आया 4√5। ठीक है, चलिए ये भी हमको क्लियर हो गया। अनदर इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब ऑप्शन दिया था √5, ऑप्शन दिया था 2√5, ऑप्शन दिया था 3√5, ऑप्शन दिया था 4√5। एक बहुत ही आसान सैंपल पेपर है ये, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 4√5, ये होगा आंसर। ओके, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है tan A + cot A, इसकी वैल्यू बोल रहा है 4। तो बोल रहा है कि बताइए 10 पे पावर 4a प्लस कॉट पे पावर 4a की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ भी पूछ सकता था। उसमें आपसे वो ये भी पूछ सकता था tan² प्लस cot² की वैल्यू बताइए, ये भी वो पूछ सकता है। वो पूछ सकता है tan² माइनस cot² की वैल्यू बताइए, ये भी वो पूछ सकता है। वो पूछ सकता है tan A माइनस cot A की वैल्यू बताइए, ये भी वो पूछ सकता है। ठीक है, इवन वो ये भी पूछ सकता है, मतलब tan A का क्यूब माइनस cot A क्यूब की वैल्यू, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमको देखना है। देखो अगर तुमको पता है कि tan A अगर x है तो cot A कितना होगा, cot A होगा 1/x भाई, क्योंकि cot A 1/tan A होता है। ठीक है, तो cot A हो गया 1/x। तो अगर मैं लिखूं tan A प्लस cot A, इसको मैं लिख दूं x प्लस 1/x। अब देखो अगर तुम x प्लस 1/x का स्क्वायर कर दो तो क्या आता था x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, तो कितना आया 2 आया, आया कि नहीं भाई, 2 × x × 1/x आ गया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि x² प्लस 1/x² जो होता है सर, वो होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है। अब एक काम करता हूं, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, इस वाले का। तो x² प्लस 1/x² का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस 2। यानी यहां से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो आप देख पाएंगे x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 जो होता है वो कितना होता है x² प्लस 1/x² का स्क्वायर माइनस 2। अब देखो अब यहां पे अगर आप समझ गए होंगे कि अगर मैं इसको 10 पे पावर 4a समझू और इसको 1 मतलब कॉट पे पावर 4a समझू, तो यहां पे क्या हो गया, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो देखिए इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। अब आपको यहां पे पता है सर क्वेश्चन में क्या पता है कि इसकी वैल्यू आपको पता है दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू गई 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 4 16, ये आ गया 14, यानी x² प्लस 1/x² कितना हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 14। तो अगर मैं इसको लिख दूं 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो 196 माइनस 2 बराबर आया 194। तो 10 पे पावर 4 इंटू कॉट 4 की वैल्यू कितनी आई 1 पे पावर 194। क्लियर, क्लियर है, ओके। ये बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आने के ना चांसेस सबसे ज्यादा है पेपर में, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू। अब देखो यहां पे कुछ चीजें बोला हुआ है। अब कभी कभी ना देखो हमेशा बहुत सिंपल आप दिमाग लगाओ। अब बोला है कि एक पॉइंट है 2,4, ओके सर। बोल रहा है दूसरा पॉइंट है 2,6, ओके सर। और कह रहा है तीसरा पॉइंट जो है वो 2 प्लस √3,5 है, ओके सर। अब वो पूछ रहा है ये 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी, तो बताइए ट्रायंगल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन बोला इक्विलेटरल, चलिए मान लेते हैं इक्विलेटरल। दूसरा ऑप्शन बोला है आइसोसिलीस, आइसोसिलीस। तीसरा ऑप्शन बोला है
राइट ट्रायंगल, और चौथा ऑप्शन बोला है राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल। अब इन चारों में कौन होगा? देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा नहीं दिए तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक नंबर लाइन बनाने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे चीजें थोड़ी सी क्लियर रहे। अब ये पॉइंट कहां होगा? 2,4। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट होगा 2,4। इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, 2,4। अगला बी बोला है 2,6। अब 2,6 कहां होगा? तो बी पॉइंट को मैं मान लेता हूं, अगर ये 1 है, ये 2 है, 2,6। अब रुक जाइए यहां पे, तो 2,6 अगर ये 4 है, 1 2 3 4, ये 4 है, तो ये आपका, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा ले लेते हैं। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 2,4 ये पॉइंट हुआ ना, ये पॉइंट हुआ 2,4। ठीक है। अब 2, ये पॉइंट है ए, और बी है 2,6, 2,6 ये पॉइंट हो गया। ओके सर। अब तीसरा पॉइंट बोला है 2 + √3, तो 2 ये रहा सर, 2 ये रहा, और √3 कहां होगा? कहीं √3 कहीं पे होगा। अब आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। तो यानी 2, यानी 2 में 1.73 यहां कहीं जुड़ा, तो ठीक है सर, वो वैल्यू यहां कहीं होगी। ओके। और +5 है, तो 5 मतलब ये पॉइंट है। अब आप खुद ही सोचिए, ये ट्रायंगल आपको कौन सा लग रहा है? अब वो आपसे पूछ रहा है ये ट्रायंगल कौन सा है, तो सर ये देख के तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वैल्यू दिया है 2,4, ये है 2,4, ये है 2,6, और ये है 2 + √3,5। देखो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो भी ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलिस होगा। देखो दो साइड तो इसकी इक्वल है। आपको एक बार यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के साइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया। तो साइड अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? अगर ये ए है, ये बी है, ये इसको सी मान लू मैं, तो ए सी की वैल्यू कितनी आई? ए सी की, अब ए सी स्क्वायर कितना है? यानी 2 + √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 3, और ये हो गया 1, तो ये आ गया 4। ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई 4। अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? ए बी स्क्वायर की भी किस्मत से वैल्यू कितनी आई है? 4, 2 का स्क्वायर। क्यों भाई? 6 - 4 का स्क्वायर ना, तो ये भी 4 आएगी। और आपको पता है कि बी सी स्क्वायर भी 4 आएगा, आएगा कि नहीं? यानी अगर तीनों साइड का स्क्वायर इक्वल है तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इजी था? इजी था कि नहीं? है ना? अगर क्वेश्चन डायग्राम से नहीं सॉल्व हो तो थोड़ा बहुत फील करके करना चाहिए। क्लियर? ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 5x + 6 = 0। अब पूछ रहा है इसके रूट्स बताइए कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे। तो पहली चीज बोला है 2 डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ओके सर। उसके बाद बोला है कि 2 इक्वल रियल रूट होंगे। ओके सर। इसके बाद बोला है नो रियल रूट होंगे। ओके सर। चौथी चीज बोला है मोर देन 2 रियल रूट, मोर देन 2 रियल रूट। अब देखो पहली बात आप समझो, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम पावर ही मैक्सिमम रूट बताती है। पहला लॉजिक, लॉजिक नंबर 1, कि x², इसमें सबसे बड़ी पावर डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री है 2, डिग्री सबसे बड़ी क्या है? 2। यानी 2 का मतलब ये है कि 2 से ज्यादा रियल रूट नहीं हो सकते, सबसे ज्यादा रूट इसके 2 होंगे। ओके। तो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर? अब हमारे सामने बचते हैं 3। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है सर, बचपन से हम लोग देखते आए हैं, फैक्टराइजेशन।
हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। 5x प्लस 6, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ये x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 3 आई। तो ये दोनों आपको देख के पता चल गया कि ये एक तो रियल रूट है, रियल दोनों है सर, और डिस्टिंक्ट अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं करना चाहिए अगर पेपर में आए। पेपर में आपको लॉजिक क्या याद रखना है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो 2 रियल रूट है ना, अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो इक्वल रूट, और डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो नो रियल रूट। आपको ये लॉजिक यूज करना है पेपर में। अब यहाँ पे डी क्या निकालते, अब देखो यहाँ ए की वैल्यू 1 दिया हुआ है, बी की वैल्यू -5 दिया हुआ है, और सी की वैल्यू 6 दिया हुआ है। अगर आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो आपको दिखेगा ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 6 है। तो डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, -5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 6 है। तो 5 5 या 25 और माइनस 24 वैल्यू आई 1। अब डी की वैल्यू क्या आई 1, तो यानी डी की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 आई ना, तो 2 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर हो गया कि नहीं, तो ऑप्शन सीधे मार लेते बी वाला। दो तरीका था लेकिन हमेशा इस वाले तरीके को आपको यूज करना है। लॉजिक क्लियर, क्लियर एवरीवन, ठीक है। चलिए नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर आर इक्वल। बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ दो नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है, इक्वल है। अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों के इक्वल हैं तो जो नंबर्स होंगे वो नंबर्स क्या होंगे। पहला कह रहा वो नंबर प्राइम होंगे, दूसरा बोला वो नंबर कंपोजिट होंगे, तीसरा बोला है वो नंबर को प्राइम होंगे, चौथा बोला है वो नंबर इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखो मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर है मान लो, लेकिन मैं दिमाग लगाता हूं क्या वो प्राइम होंगे। तो मैं अपने दिमाग में दो एग्जांपल ले लेता हूं प्राइम का, एक ले लेता हूं 2, एक ले लेता हूं 3। अब 2 और 3 का एचसीएफ क्या आता है 1, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा वही तो एचसीएफ होता है। तो वो सबसे बड़ा नंबर जो 2 और 3 को डिवाइड कर दे वो 1 है। और एलसीएम क्या है, एलसीएम है 2 और 3 का वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर है 6। अब क्या एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर हैं, तो यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी अगर दोनों नंबर प्राइम है तो एचसीएफ और एलसीएम बराबर नहीं होंगे, पहला नंबर नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन मैं इक्वल को जरा चेक कर लेता हूं। मान लो दोनों नंबर इक्वल है, 2 और 2 को ले लेता हूं। अब अगर दोनों नंबर इक्वल है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, यानी वो, अब रुक जाओ, 2 और 2 वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो आपको पता है वो 2 है, 2 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, वो भी 2 है। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 4,4 नहीं 16,16 ले लेता हूं। वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो कितना है 16, और वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए वो भी 16। तो यानी अगर दोनों इक्वल होंगे तो एचसीएफ और एलसीएम बराबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब कंपोजिट और को प्राइम भी आप चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे किस्मत से हमको यहीं पे ऑप्शन मिल गया तो हम समझ गए इसका आंसर यही है। ओके, ठीक है। चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ अगला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है। ओके सर, ये रहा एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस फिगर में इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको सी बोला है।
और ये पॉइंट बोला है डी, और ये जोड़ दिया है यहाँ पे। ओके, अब देखिए, अब बोला है कि ये एंगल जो है वो एक्स है, ठीक है सर, और बोला है ये एंगल वाई है, ये एंगल क्या है, वाई है। ओके सर, और बोला है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, यानी अगर ये x है तो ये भी x है, इसका इतना ही मतलब हुआ। x मत मानो, इसको मान लो ये l लेंथ है तो इसकी भी लेंथ l है, यही मतलब हुआ ना कि अगर d इज द मिड पॉइंट ऑफ bc, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो बोल रहा है कि cot y बताइए, cot y अपॉन cot x की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन में बताइए cot y और cot x की वैल्यू कितनी होगी। चलिए सर, अब अगर तुम ये ट्रायंगल लो, अब देखो कोई दिमाग नहीं लगाना, ये ट्रायंगल लो, एक ट्रायंगल ये है जिसमें ये C है, ये D है और ये A है, और ये एंगल कितना है, X है। तो cot X कितना होगा इस ट्रायंगल के लिए, cot X, तो cot क्या होता है, cot X होता है मतलब ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, यानी AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। अब AC की वैल्यू मान लो है Z है, तो AC की वैल्यू Z मान लो और CD की वैल्यू मान लो L। ओके, अब ये तो सर इसकी बात थी। अब हम लोग ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी, ये पूरा एंगल y है, तो cot y कितना होगा, आप सोचिए cot y, तो cot y कितना होगा, cot y होगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अब AC की वैल्यू Z है और BC की वैल्यू 2L है, तो अब cot x अपॉन cot y कितना होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया सर, कॉट नहीं, कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स पूछा है, ठीक है, तो कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स कितना होगा, तो कॉट वाई की वैल्यू हो गई z बाय 2l और कॉट एक्स की वैल्यू हो गई z बाय l, तो z से z कट गया, l से l कट गया, आंसर आ गया 1/2, यानी ऑप्शन दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया 1/2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1/3 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1/4, तो आंसर क्या होगा इसका 1/2। क्लियर, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर, वेरी गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए ऐसे ही बोर्ड का पेपर आएगा, इतना ही बेसिक, ये बोर्ड का स्टैंडर्ड है। अब देखो बोला है कि एक एपी दी हुई है आपको, एक एपी दी हुई है, ए 3A 5A आगे डैश डैश डैश, ठीक है, और बोला इस एपी की nth टर्म बताइए, एपी की nth टर्म बताइए। तो भाई ये तो क्वेश्चन, और ऑप्शन दिया हुआ है NA। अब देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है 2n-1A, एक ऑप्शन दिया हुआ है 2n+1A और एक ऑप्शन दिया हुआ है 2NA। देखो अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन बच्चे क्या करेंगे ना, बच्चे मैं बता रहा हूं दो, इस क्वेश्चन को लोग दो तरीके से करेंगे। पहला आप जानते हैं कि nth टर्म किसी भी एपी का क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो पहला टर्म क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a दिया हुआ है, a ही ले लो। अब nth टर्म क्या होगा n-1 और d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी 2a। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे a प्लस 2n, 2na है ना, 2na माइनस 2a, तो ये होगा 2na और a और माइनस 2a माइनस a कॉमन ले लोगे तो 2n-1, यानी ऑप्शन क्या हो गया ये वाला। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, देखो अगर nth टर्म ये है एपी का किसी भी, तो अगर n की वैल्यू तुम 1 रखोगे तो आंसर a आना चाहिए। अब n की 1 रखो वैल्यू, तो अगर इसमें n की वैल्यू 1 रख रहे हो तो इसमें ऑप्शन 1 आ रहा है, यानी ये हो सकता है। n की वैल्यू इसमें 1 रख रहे हो तो इसमें भी सर 1 आ रहा है, 2 1 जा 2 -1, 2 -1 1 a, ये भी हो सकता है। इसमें n की वैल्यू 1 रखने पे 3a आ रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और इसमें n की वैल्यू 1 रखने पे 2 आ रहा है, ये भी नहीं। अब n की वैल्यू 2 रख के देख लो, क्योंकि जब n की वैल्यू 2 रख रहे हो तो 3a आना चाहिए, n की वैल्यू 2 रखना, अब n की इसमें 2 रखोगे तो ये 2a आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन यही बस बचा, बिना सॉल्व किए भी हम इसको बता सकते थे। क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है।
क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छी स्पीड है आज हमारी। ए, बी, सी और डी। ठीक है, आप लोगों को ये करना है कि मेरे लगाने के बाद भी आप लोगों को सेम पेपर खुद भी करना है। जब तक आप खुद नहीं लगाएंगे ना, तब तक फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो, बोला कि एक फिगर है जिसमें बोला है ए बी पैरेलल है डीसी के। ठीक है सर, ए बी इज पैरेलल टू डीसी दिया हुआ है। आगे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, ये बोला है एक्स प्लस 5। ओके, और ये वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस 3, और ये वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस 2, और ये वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस 1। चार चीजें दी हुई हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? मैं ये मान लूं, देखो x की वैल्यू में कैसे मानूं? अच्छा रुको, अगर मैं x प्लस 5 प्लस x प्लस 3/2 करूं, नहीं ये लॉजिक नहीं यहाँ पे लगेगा। यहाँ क्या लॉजिक लगना चाहिए? जस्ट मी लेट मी थिंक। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, अभी जस्ट क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें कौन सी बेसिक चीज लग रही है, क्लियर नहीं हो रहा है, इसको फिर हम लोग देख लिया जाएगा, तब तक दूसरा करते हैं। ठीक है, चलिए, वी डोंट हैव टू वेस्ट एनी टाइम। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आगे हम लोग स्टार मार्क कर लेते हैं, इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 12 पे। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग R और S। चलो, एक पॉइंट R है, एक पॉइंट S है। R की वैल्यू दी हुई है -1,3 और S की वैल्यू दी हुई है 9,8। ठीक है, अब कह रहा है एक पॉइंट है। एक पॉइंट क्या है? पॉइंट P, मान लेते हैं ये पॉइंट P है। ओके सर, कह रहा है कि जो पॉइंट P है वो डिवाइड कर रहा है k:1 में, k:1 में डिवाइड कर रहा है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है कि P जो है वो इस लाइन के ऊपर है। जो P का पॉइंट है, मान लो P का पॉइंट A, B है, तो P का पॉइंट जो है वो एक लाइन पे लाई कर रहा है। अब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। अच्छा कुछ नहीं, बस एक छोटा दिमाग लगाना है। यानी एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी इस लाइन पे लाई करने का मतलब ये हुआ कि अगर P की वैल्यू आप डाल देंगे, x की जगह क्या हमारे पास A और y की जगह क्या है B, a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक एक्स्ट्रा चीज आपको पता है। ओके सर, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि k की वैल्यू बताइए, k की वैल्यू बताइए कितनी होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब आप सिर्फ नॉर्मल आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। आपको ये पता है कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू और b की, अगर a की वैल्यू निकालो तो क्या होगा? अगर इसको आप x1 y1 मान लो, इसको आप x2 y2 मान लो, और इसको mn मान लो, और इसको x और y मान लो, तो आप जानते हैं कि x की वैल्यू क्या होती थी? m x2। यानी अब देखो, इसको आप k ले रहे हैं तो 9k m x2 प्लस n x1। n की वैल्यू कितनी है? 1 और x1 की वैल्यू -1, n x1 अपॉन m प्लस 1 k प्लस 1। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बोलिए b इक्वल टू क्या होगी? m x2 m y2, सॉरी ये y2 होगा, m y2 यानी 8m m y2 प्लस n y1 3 अपॉन k प्लस 1। अब देखो, अब k की वैल्यू निकालनी है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ से पता क्या पता है? a माइनस बी करेंगे, यानी a, इस चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो कि a प्लस 2 बराबर b है। तो अब a की जगह क्या लिख लेते हैं? 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 a प्लस 2। तो 2 ऊपर भी k माइनस 1 लिख देता हूं, नहीं k प्लस 1 कर देता हूं, नीचे भी k प्लस 1 कर देता हूं, है ना? a प्लस 2 इक्वल टू b। अब b कितना दिया है? 8
m की जगह k लूंगा ना, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 9k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 2 बराबर 8k प्लस 3। अब इसको सॉल्व करने में क्या आ रहा है, अब देखो 9 10 11 और 11k माइनस 8k, 11k माइनस 8k अब बराबर हो गया 3 3 फिर और ये माइनस 2, ये उधर जाएगा और वो उधर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3k और 3 और 1 4, 4 में से 2 निकाला 2, तो k की वैल्यू आ गई 2/3। इजी इजी, k की वैल्यू 2/3 दिया कि नहीं ऑप्शन में, दिया हुआ है। पहला ही ऑप्शन क्या हमारा 2/3। ठीक है, तो अनदर इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के आगे आप 5 स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चे ये नहीं जज कर पाएंगे कि ये इक्वेशन क्यों दी हुई है। तो ये इक्वेशन कुछ नहीं है, बस जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं, इसी कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में रखेंगे तो सॉल्व होगी के की वैल्यू। क्लियर, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगला किया जाए, नेक्स्ट करें। ठीक है सर, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है। कि वैल्यू दिया है 8√3 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है सर, साइन 60, ओके सर, कॉस 60, ओके सर, कॉस स्क्वायर 45, ओके सर, और साइन 45, ओके सर, और बोला हुआ है कि tan 30 ओके सर, और बोला है कॉसेक क्यूब 45, कॉसेक क्यूब 45 वैल्यू बताइए। तो ये तो बस सॉल्व करना है नॉर्मली, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 8 4√3 8√3 16√3। चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 8√3। अब कॉसेक स्क्वायर 30 मतलब कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होगी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, बाई 4 हो गया। साइन 60 की वैल्यू मतलब √3/2, कॉस 60 की वैल्यू मतलब 1/2, कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, कॉसेक क्यूब 45। अब कॉसेक 45 कितना होता है, √2 इंटू √2 अब देखिए, अब ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि √2 अब 2 2 4, आंसर क्या बचा 8√3, आंसर कितना आया। क्लियर, अनदर इजी क्वेश्चन, दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्लियर, यस सर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि एलसीएम एलसीएम x कॉमा 18 का दिया हुआ है 36, ओके सर, और HCF x कॉमा 18 का दिया हुआ है 2, तो पूछ रहा है x की वैल्यू बताइए क्या है। तो सॉल्यूशन और ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 4 5। तो देखो ये क्वेश्चन तो आप पुट करके भी चेक कर सकते थे, लेकिन यहां पुट नहीं करना था, आपको यहाँ पे क्या चीज पता होना चाहिए, देखो लॉजिक क्या है। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आने के 100% चांस है, ऐसा क्वेश्चन आने के। यहां लॉजिक ये है कि देखो टू नम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होता है वो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अब देखो दो नंबर है x और 18, तो x इंटू जो 18 होगा वो बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के, यानी 36 गुणे 2। तो x की वैल्यू कितनी हुई 36 गुणे 2/18, 18 2 जा 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। क्लियर, लॉजिक समझ आया कि नहीं। यस सर, लॉजिक क्लियर है।
यस सर। अब देखिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हो गए बस, वी आर ऑन द आवर वे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए कितनी होगी, फॉर विच, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन्स। अब एक लाइन दिया हुआ है 5x प्लस 7y बराबर 3, ठीक है, एंड 15x प्लस 21y बराबर के, कोइंसाइड। अब कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ, मतलब दोनों लाइनें पैरेलल हैं। भाई कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन कोइंसाइड कर जाए, तो कोइंसाइड करने का मतलब क्या हो गया भाई, ये लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ गई। अब आप जानते हैं दो लाइनें कब कोइंसाइड करती हैं, अगर कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कोई लाइन है, और कोई लाइन है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। तो ये कोइंसाइड कब करेंगी, जब a बाय पी बराबर होगा b बाय क्यू बराबर होगा c बाय आर के। ओके, तो यहां पे हमने क्या समझा, यानी 5/15, देखो 5/15 बराबर होगा 7/21, 7/21 बराबर होगा 3/k, बराबर होगा 3/k के। तो आपको समझ आ गया, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो 1/3 बराबर 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 3 9 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो a b c d, a का ऑप्शन कितना है 9, b का ऑप्शन है 5, c का ऑप्शन है 7 और डी का ऑप्शन है 18। तो आंसर क्या हो गया 9। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, क्लियर। यस सर। चलिए नाउ मूविंग टू द अदर क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमको एक चीज बोला हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोला कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके सर, ट्रायंगल एबीसी बोला है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। AM and PN are altitude of triangle ABC and triangle PQR। इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, AM है यानी A से बना रहा है, और इसकी हाइट जो है वो PN है, वो क्या है PN है, यानी P से बना रहा है। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि मान लो एक ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल है ABC, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई ट्रायंगल और है PQR। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट आप जानिए रेशियो सेम होगा। और क्या बोला है, AM एक एल्टीट्यूड है, यानी AM एल्टीट्यूड कहने का क्या मतलब, यानी A से कोई लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं इस पे परपेंडिकुलरली, ये AM है, और P से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलरली ये, और ये क्या है PN है। तो बोला, अब क्वेश्चन में पहली बात बोला है कि रेस्पेक्टिवली एंड AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अब देखो AB का स्क्वायर, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है AB स्क्वायर अपॉन अपॉन PQ स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 49/81। ओके सर, तो पूछ रहा है AM/PN कितना होगा। क्वेश्चन में एक सिंपल सी चीज पूछा है कि AM/PN कितना होगा। अब आप खुद ही समझ जाइए, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैं बोल रहा हूं ये चीज मुझे दे दी है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर मैं ट्रायंगल ट्रायंगल ए मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AB/PQ पी क्यू बराबर होगा AC/PR के, और ये बराबर होगा BC/QR के होगा। अब अगर आप ट्रायंगल ABM ले लो, ट्रायंगल ABM ले लो, और ट्रायंगल PQN ले लो, और यही नहीं, एक तो ये होगा, और दूसरी चीज एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, एंगल A बराबर होगा एंगल P के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। अब अगर आप
इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल एबीएम और ट्रायंगल पीक्यूएन को, तो आपको क्या पता चलेगा। देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखो एक एंगल 90 डिग्री है ना, एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, और ऊपर से AB अपॉन PQ, अब देखो एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरा एंगल इक्वल है, तो यानी ये वाला एंगल भी और ये एंगल भी इक्वल हो गया, यानी ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए आपस में, किस प्रॉपर्टी से, ए प्रॉपर्टी से, एंगल 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 प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब AB अपॉन PQ जो होगा सर, वो बराबर होगा AM अपॉन PN के, और वो बराबर होगा BM अपॉन QN के। अब देखो AB अपॉन PQ का स्क्वायर भी बराबर होगा AM अपॉन PN के स्क्वायर के। अब AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर कितना दिया हुआ है 49 अपॉन 81, यानी AM अपॉन PN का जो स्क्वायर होगा उसको आप लिख सकते हैं 49 अपॉन 81, तो AM अपॉन PN निकल गया। इजी क्वेश्चन, 7 अपॉन 9। क्लियर हुआ कि नहीं, तो आंसर क्या आया, AM अपॉन PN की वैल्यू कितनी आएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 16:81, दूसरा बोला है 4:9, उसके बाद बोला है 3:2, उसके बाद बोला है 7:9, तो ऑप्शन क्या होगा 7:9। क्लियर, क्लियर, एवरीवन क्लियर। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि चलिए अभी 17 वाला देखने से पहले हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि एक एपी दी हुई है 21, 42, 63, 84 और लास्ट में 210 बोला है। तो पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 210 है, यानी 210 कौन सा टर्म आएगा एपी का, कौन सा टर्म एपी का होगा। तो देखो आप जानते हो कि किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू दी है 210, लास्ट टर्म बोला है 210, तो 210 इक्वल टू पहला टर्म कितना है 21, नहीं पता कितने टर्म है, कॉमन डिफरेंस कितना है 42 में से 21 घटा है 21, ठीक है, अगर 21 कॉमन ले लो तो 1 प्लस एन माइनस 1 बराबर 210, यानी 21 इंटू एन बराबर 210, तो n की वैल्यू कितनी होगी 210 अपॉन 21, तो 10, यानी कौन सा टर्म होगा 10th टर्म होगा। n की वैल्यू कितनी आ गई 10th टर्म, ठीक है। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है 9, 10, 11, 12 ए बी सी डी, तो ऑप्शन क्या होगा बी। क्लियर, अनदर इजी क्वेश्चन, ठीक है, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन और बचा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, और शायद सबसे अच्छा क्वेश्चन भी होगा इस मतलब एक्सरसाइज का, एमसीक्यू का 18 एमसीक्यू में से सबसे अच्छा क्वेश्चन। अब बोला था इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 4,5। अब देखो ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को भी आप 5 स्टार दे सकते हैं। अब ये कह रहा है कि देखो बोला कि वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी। देखो कह रहा है कि जैसे अगर आप यहां पे वो बनाते हैं, ठीक है, तो इसने 2 पॉइंट बोले हैं, बोला है कि एक पॉइंट है 4,5 और एक पॉइंट दिया हुआ है -2,3। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो 4,5 का क्या मतलब हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 4,5 मतलब ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट क्या है 4,5 है, ए है। और बी बोला -2,3, यानी एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 1 2 3, यानी ये वैल्यू -2, ये बी की वैल्यू कितनी हुई -2,3। अब बी की वैल्यू कितनी हुई, अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो अब वो कह रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी,
जो इस लाइन के द इक्वेशन ऑफ लाइन द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन, कह रहा है एक लाइन है जो इसको इस पे निकल रही है परपेंडिकुलरली और इसको बाइसेक्ट कर रही है, उसकी इक्वेशन बताइए। अब देखो, तो एक चीज आपको बहुत ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, अगर ये आएगा तो मान के चलिए इसको बहुत लोग नहीं लगा पाएंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को एमसीक्यू के साथ देख के आसान हो गया। क्यों? देखो, पहली बात इसने हमको हिंट दिया कि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये हुआ कि जो ये पॉइंट होगा ये इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट मैं निकाल सकता हूं। ये पॉइंट कितना होगा? -2 + 4/2 कॉमा 3 + 5/2। क्लियर? तो 4 - 2, 4 में से 2 2/2, ये वैल्यू आई 1, और 5 और 3 8, 8/4 यानी 1/4। ये पॉइंट की वैल्यू आ गई। ये पॉइंट कितना आ गया? 1,4। पॉइंट कितना आ गया? 1,4। अब लॉजिक ये है कि आपको चार इक्वेशन, इसके बाद आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको दिमाग ये लगाना है कि अब इक्वेशन देखो दिया हुआ है, बोल रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? क्या वो लाइन 2x - y + 7 है? क्या वो लाइन 3x + 2y - 7 है? क्या वो लाइन 3x - y - 7 है? कि क्या वो लाइन 3x + y - 7 है? पूछ रहा है इन चारों में से वो कौन सी लाइन है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको दिमाग क्या लगाना है, इन चार में से कौन सी लाइन है। अब जो भी वैल्यू 1 और 4 की आई है ना, इसमें पुट करके देख लो। तो अगर x की जगह तुम 1 कर रहे हो और y की जगह 4 कर रहे हो, तो क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है? तो ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये लाइन नहीं होगी, यानी पहला ऑप्शन गया। दूसरे में पुट करके देखो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 4 जा 8, 8 और 3 11 -7, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो, 3 x की वैल्यू ले लिए 1 माइनस y की वैल्यू ले लिए 4 -7, इसको भी सॉल्व करके नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और लास्ट में क्या है? लास्ट में 3x + y, यानी x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 4 -7, a वैल्यू सॉल्व करके 0 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? इस एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन अगर कोई था तो यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी नहीं लगा पाएंगे, समझ गए? लेकिन इस क्वेश्चन में हिंट क्या थी? इस क्वेश्चन में बस हिंट ये थी कि सर ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब कभी भी तुम समझ गए कि ये वाला पॉइंट तुम निकाल सकते हो, ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट तुमने निकाल लिया 1/4, फॉर्मूला तुमको याद ही है, मिड पॉइंट निकाले। बस मिड पॉइंट जो होगा वो किस लाइन के ऊपर आएगा भाई? अगर इक्वेशन जो भी वो लाइन होगी वो इस पॉइंट से तो पास हो रही होगी ना, तो तुमने बस वो पॉइंट पुट करके चेक कर लिया, तो एक ही ऑप्शन को मैच किया, तुमने मान दिया आंसर नंबर 4। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आज भी हमने अपने 5वां सैंपल पेपर करते हुए, ठीक है, हमने एमसीक्यू के 18 क्वेश्चन लगा लिए। एक ही साथ जो भी दो दो असर्शन रीजन के क्वेश्चन बच रहे हैं वो पांचों के एक साथ लगा लेंगे। ओके, तो आज बच गया। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, सो फिर नया लेक्चर हम लोग अपलोड करते हैं तब तक। ठीक है, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।